Hello students, welcome to Dronacharya IS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal presenting you daily current affairs covering 29th January 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ विच इज़ अबाउट सस्पेंशन ऑफ एमएलएज. ये पूरा इशू न्यूज़ में तब आया जब महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली ने अपने 12 एमएलएज को असेंबली से पूरे एक साल के लिए सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद ये जो सस्पेंडेड एमएलएज थे दे अप्रोच्ड सुप्रीम कोर्ट टू लुक इनटू दिस मैटर. तो आज के न्यूज़पेपर में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे इशू को लेकर क्या कहा है वो बताया गया है. नाउ इससे पहले कि हम आज की जजमेंट देखें सुप्रीम कोर्ट की, एक बार क्विकली इस पूरे इशू का बैकग्राउंड समझ लेते हैं ताकि हमें आज का जो न्यूज़ आर्टिकल है ये अच्छे से समझ में आए. नाउ ये जो सस्पेंशन ऑफ एमएलएज का जो केस आया है, अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में ओबीसी डाटा को लेकर जब डिस्क्लोजर चल रहा था तो कहा गया कि ये जो सस्पेंडेड मेंबर्स हैं ये काफ़ी मिसबिहेव कर रहे थे. सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मिसबिहेवियर इन द असेंबली द 12 एमएलएज वर सस्पेंडेड. ना सस्पेंशन ऑफ एमएलए से अगर हम देखें तो महाराष्ट्र असेंबली के अंदर हमारे पास रूल 53 आता है. ना जो रूल 53 है ये स्पीकर को पावर देता है कि अगर कोई भी ऐसा मेंबर जो स्पीकर के जो डिसीजन है उसे फॉलो नहीं कर रहा है या फिर जिनका जो कंडक्ट है वो बहुत ही डिसऑर्डरली है, जो मिसबिहेव कर रहे हैं असेंबली में, ऐसे केस में जो स्पीकर है वो उनको डायरेक्ट कर सकता है दैट दे शुड विड्रॉ देमसेल्फ फ्रॉम द असेंबली. एंड अगर किसी को पहली बार ये कहा गया किसी मेंबर को कि आप विड्रॉ कीजिए असेंबली से, तो उस दिन की जितने भी और जो मीटिंग थी, जो सीटिंग्स थी, उसके अंदर वो जो पर्सन है उसको एब्सेंट रहना पड़ता है. वो पूरे दिन भर की मीटिंग्स के अंदर शामिल नहीं होता अगर उनको स्पीकर ने कह दिया टू विड्रॉ देमसेल्फ. लेकिन अगर एक सेशन के दौरान एक मेंबर को दूसरी बार विड्रॉ होने के लिए कहा गया तो उस टाइम पे महाराष्ट्र असेंबली का प्रोविजन ये कहता है कि ऐसे पर्सन को उस पूरे सेशन भर में क्या होना पड़ेगा, एब्सेंट रहना पड़ेगा. तो मतलब अगर पहली बार कहा गया तो उसके अंदर उस पूरे दिन की मीटिंग में एब्सेंट रहना पड़ेगा. लेकिन सेम मेंबर को अगर सेम सेशन में दूसरी बार विड्रॉ करने के लिए कहा गया तो ऐसा मेंबर पूरे वो जो सेशन है उस सेशन भर में अपने आप को एब्सेंट रखेगा. लेकिन ये तो महाराष्ट्र असेंबली का ही रूल है, बट जो एमएलएज को सस्पेंड किया गया उनको पूरे एक साल के लिए सस्पेंड किया गया, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा इशू उठा कि जब प्रोविजन ये कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरे सेशन भर के लिए आप सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन जो एमएलएज को सस्पेंड किया गया वो पूरे एक साल के लिए किया गया. सो दिस इज़ द मेन इशू. नाउ इस पूरे इशू को लेकर महाराष्ट्र असेंबली ने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, दे हैव सेड कि जो हाउस है उन्होंने आर्टिकल 212 के कॉम्पिटेंस के अंदर एक्ट किया है. सो आर्टिकल 212 अगर हम देखें तो इसके अंदर जो अगर किसी स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, कोई भी कोर्ट उसे क्वेश्चन नहीं कर सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ इरेगुलरिटी ऑफ द प्रोसीजर, कि प्रॉपर प्रोसीजर नहीं फॉलो हुआ है, तो कोई भी कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं रहती टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ लेजिस्लेचर. तो उन्होंने कहा कि जो भी हमारी असेंबली में हुआ है इसके अंदर कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं कर सकते, एंड दिस इज हैविंग द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस थ्रू आर्टिकल 212. इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर महाराष्ट्र असेंबली के अंदर वो किसी भी एमएलए को सस्पेंड कर रहे हैं तो सिर्फ रूल 53 इसे गवर्न नहीं करता. दे ऑल्सो स्टेटेड कि हमारे पास आर्टिकल 194 है जिसके अंदर जो स्टेट्स हैं उनको पावर्स और प्रिविलेजेस दी जाती हैं टू द हाउस. और उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा मेंबर जो कि इन प्रिविलेजेस को वायलेट करता है तो उसको सस्पेंड करना हाउस की इनहेरेंट पावर है. तो दे आर सेइंग कि इवन आर्टिकल 194 इज गिविंग अस पावर्स एंड प्रिविलेजेस टू द हाउस. तो
जो रूल नंबर 53 महाराष्ट्र असेंबली का है, सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा हमारे पास और भी वेज हैं जिससे हम एमएलएज को सस्पेंड कर सकते हैं, जिस पर्टिकुलर चीज़ में आर्टिकल 194 को स्टेट किया गया। और ताकि इस पूरे इशू के अंदर कोई भी कोर्ट इंटरफेयर ना करे, तो इसको लेकर आर्टिकल 212 की बात हुई। तो ये दोनों आर्टिकल्स आपको क्लियर होने चाहिए ना। इस पूरे इशू को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सबसे पहली चीज़, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, अगर एमएलएज को साल भर के लिए सस्पेंड किया जाएगा तो इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे? वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिनके एमएलएज को सस्पेंड किया गया है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरे साल भर के लिए असेंबली के अंदर रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगी। तो जो रिप्रेजेंटेशन है लोगों का उस असेंबली के अंदर, वो आपने ख़त्म कर दिया फॉर द एंटायर ईयर, एंड जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट दिस इज वायलेटिंग द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर, द वेरी सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इसी को लेकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट हैं, वो भी यहाँ पे स्टेट किया गया। हमारे पास आर्टिकल 190 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर कोई भी मेंबर हाउस के अंदर एब्सेंट रहता है विदाउट परमिशन और 60 डेज का अगर पीरियड हो चुका है, तो ऐसे केस के अंदर जो हाउस है उस मेंबर की सीट को वेकेंट डिक्लेयर कर देता है। तो मतलब अगर 60 डेज से ज़्यादा किसी मेंबर की सीट, कोई मेंबर अगर एब्सेंट भी रहता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी जो 60 डेज के लिए रिप्रेजेंट नहीं हो पा रही है असेंबली के अंदर, तो उसे वहाँ पे वेकेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। एंड सिमिलरली आफ्टर दिस हमारे पास आता है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, राइट, 1951। तो अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 151 देखें, तो वो कहते हैं कि जैसे ही किसी भी सीट को, जैसे ही वैकेंसी आ जाती है, वैकेंसी डिक्लेयर होते ही विद इन 6 मंथ्स उस पर्टिकुलर सीट के लिए, उस पर्टिकुलर वैकेंसी को फिल करने के लिए बाय इलेक्शंस कंडक्ट करवाने ज़रूरी हैं। तो मतलब अगर हम एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी विदाउट देयर रिप्रेजेंटेटिव 6 मंथ से ज़्यादा नहीं रह पाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है? अगर 60 डेज तक कोई मेंबर एब्सेंट रहा विदाउट द परमिशन ऑफ हाउस, तो उनकी सीट को वेकेंट डिक्लेयर कर दो, वैकेंसी बना दो। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कह रहा है कि जैसे ही कोई सीट वेकेंट हो जाती है, तो उसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर बाय इलेक्शंस कंडक्ट करवाने होंगे। तो जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो 1 ईयर का सस्पेंशन आप एमएलएज को दे रहे हैं, सबसे पहले तो ये जो 6 मंथ की जो लिमिट है इसके बियॉन्ड जा रहा है। And you're not punishing the MLAs, you're not punishing the member, you are punishing the entire constituency as a whole, because पूरे एक साल भर के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिप्रेजेंटेशन है आपने वो ख़त्म कर दिया। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर हम देखें तो कोई सीट खाली कब तक रह सकती है? वैकेंसी डिक्लेयर होने के बाद 6 मंथ्स तक वो खाली रह सकती है, जिसके अंदर बाय इलेक्शंस कंडक्ट करवाने ज़रूरी होते हैं। लेकिन महाराष्ट्र असेंबली के अंदर जो एमएलएज को सस्पेंड किया गया, दे वर सस्पेंडेड फॉर 1 एंटायर ईयर। फिर उसके बाद क्योंकि आर्टिकल 212 की बात हुई थी कि जो लेजिस्लेचर है उसके अंदर उनकी प्रोसीडिंग्स को लेकर जो कोर्ट है वो इंटरवीन नहीं कर सकता। नाउ इसे लेकर यही चीज़ है कि जुडिशरी कैन इंटरवीन अगर कहीं पे भी कोई भी हाउस अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करता है, तो उसको लेकर जो जुडिशरी है वो इंटरवीन कर सकती है। तो अब इसके बाद वी विल सी कि जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे इशू को लेकर क्या कहा। लेट्स क्विकली सी दैट। तो इस पूरे इशू को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सस्पेंशन हुआ है 12 एमएलएज का, दिस इज़ एन इरैशनल एक्ट, एंड इसका जो इम्पैक्ट है वो सीधा सीधा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है इसके ऊपर हो रहा है। एंड जैसा कि हमने डिस्कस किया, इसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं दे रिमेन अनरिप्रेजेंटेड, एंड इसकी वजह से कुछ नहीं हो रहा, जो नंबर्स हैं वो मैनिपुलेट हो जाते हैं, एंड जो गवर्नमेंट्स हैं दे कैन ईजिली गेट दी मेजॉरिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। एंड देयरफॉर ये जो रेजोल्यूशन था ऑफ सस्पेंशन ऑफ एमएलएज फॉर 1 ईयर, इसे सुप्रीम कोर्ट ने स्क्वैश कर दिया एंड कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड दिस इज़ वे बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द असेंबली।
एंड ऑल्सो ये कहा कि किसी भी एमएलए को बियॉन्ड ऑन गोइंग सेशन, जो मैक्सिमम लिमिट है वो क्या है कि फॉर द रिमेनिंग सेशन आप सस्पेंड कर सकते हैं, आप इसके बियॉन्ड किसी सिटिंग मेंबर को सस्पेंड नहीं कर सकते। सो ये पूरा टॉपिक आपका इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जीएस पेपर 2 के लिए ये टॉपिक सारा का सारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ एक बार देख लेते हैं कि अगर किसी यहाँ पे हमने एमएलए के केस को डिस्कस किया, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई एमपी है, तो उसकी सस्पेंशन के क्या प्रोविजंस हैं उसको भी एक बार कवर कर लेते हैं, बिकॉज रिसेंटली इवन सस्पेंशन ऑफ एमपीज वाज इन न्यूज़। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज की सस्पेंशन के लिए अगर हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा में हमारे पास है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हमारे पास एक पूरी रूल बुक है जिसे कहा जाता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। नाउ इसके अंदर हमारे पास रूल 373, 374 एंड 374A, ये जो रूल्स हैं यहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी मेंबर को जिनका जो कंडक्ट है वो डिसऑर्डरली है। एंड यहाँ पे भी जो मैक्सिमम सस्पेंशन हो सकती है दैट इज फॉर 5 कॉन्जिक्यूटिव सिटिंग्स। तो पहली बात, लोकसभा में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप जो नेक्स्ट 5 सिटिंग्स होने वाली हैं उसके लिए आप कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर मेंबर है ये एब्सेंट रहे, या फिर द रिमाइंडर सेशन, जो भी इन दोनों में से कम है, जितना सेशन बचा वो, या फिर 5 कॉन्जिक्यूटिव सिटिंग्स, इन दोनों में से जो भी लेस है दैट कुड बी द मैक्सिमम टाइम ऑफ सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर जिसे सस्पेंड किया गया बिकॉज ऑफ देयर मिसबिहेवियर, डिसऑर्डरली कंडक्ट, जो कि हाउस के जो रूल्स हैं उसे ओबे नहीं कर रहा था या फिर विलफुली ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था हाउस के बिजनेस को। तो ऐसे मेंबर को आप मैक्सिमम 5 सिटिंग्स के लिए या फिर द रिमाइंडर सेशन, जो भी इनमें से कम है उतने टाइम के लिए आप सस्पेंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम राज्यसभा देखें तो राज्यसभा में भी हमारे पास रूल्स आ जाते हैं, लाइक वी हैव रूल 55, 255, 256। नाउ ये भी यही बताते हैं कि जो सस्पेंशन है इट कैन नॉट एक्सीड द सेशन, जो जितना सेशन बचा है सेशन से ज़्यादा की सस्पेंशन नहीं हो सकती। तो सिमिलर रूल्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए भी हैं, जो कि जो मैक्सिमम सस्पेंशन पीरियड है वो रिमाइंडर सेशन से ज़्यादा नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। इस इशू के बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट रिजर्वेशन इन प्रमोशंस। वेल, ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करता है। जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। तो इससे पहले कि हम देखें कि इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या कहा है, एक बार प्रमोशंस के अंदर जो रिजर्वेशंस दी जाती हैं इस कॉन्सेप्ट का बेसिक समझ लेते हैं एंड देन वी विल कम टू दिस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल। नाउ सबसे पहले जब भी हम रिजर्वेशन की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो आपने याद रखना है, एम नागाराज केस ऑफ 2006। सो we'll discuss about this in more detail. This case deals with the reservation in terms of promotion. Now ये पूरा इशू न्यूज़ में तब था बिकॉज स्टेट्स इस इशू को बार बार रेस करते हैं इन रिगार्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द जजमेंट विच वॉज गिवन इन एम नागाराज केस। एंड रिसेंटली इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये प्ली की थी कि वो एक डायरेक्टिव इशू करें कि जो क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट है वो रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट प्रमोशन व्हेन इट कम्स टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज़, इनके ऊपर क्या क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होगा या नहीं, या किस तरह अप्लाई होगा, इस पूरी चीज़ को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट है वो डायरेक्टिव्स थे। क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये जो एम नागाराज केस था इसके अंदर ये जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है आप शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशंस, और इसे सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था, इसको वैलिडेट किया था दैट द कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर कैन बी अप्लाइड व्हेन इट कम्स टू द रिजर्वेशन इन प्रमोशंस। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि क्रीमी लेयर होता क्या है ना। क्रीमी लेयर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो लैंडमार्क जजमेंट था when it comes to इंदिरा सोने केस ऑफ 1992। सो इंदिरा सोने केस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर जो टर्म था इसे मेंशन किया था।
ना ये जो टर्म है ये बेसिकली इसे हम यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब सम मेंबर्स ऑफ बैकवर्ड क्लास, ऐसे मेंबर बैकवर्ड क्लास के जो कि सोशली, इकोनॉमिकली एज वेल एज एजुकेशनली एडवांस्ड हैं एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी। मतलब अगर हम कोई भी बैकवर्ड क्लास लें, उनके वो मेंबर्स जो कि एज कम्पेयर टू द अदर मेंबर्स दे आर मोर एडवांस्ड, तो उस सेगमेंट को, उन मेंबर्स को क्रीमी लेयर के तहत डिनोट किया जाता है ना। क्योंकि वो सेक्शन के अंदर फॉल कर रहे हैं बट बिकॉज दे आर एडवांस्ड, तो यूजुअली क्या होता है कि जो बेनिफिट्स थे ये रिजर्वेशंस के, ये उनको लैप अप कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रू मैनर के अंदर जो बैकवर्ड मेंबर्स हैं उन तक जो बेनिफिट्स हैं वो पहुंच नहीं पाते। तो ऐसे लोगों को साइड करने के लिए, अलग से बताने के लिए क्रीमी लेयर टर्म यूज़ की जाती है ना। जब भी हम रिजर्वेशन की बात, अब ये पूरे इशू के अंदर हम प्रमोशंस जो होती हैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर, गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर, उसके अंदर जो एससी और एसटीज़ को जो रिजर्वेशन दी जाती है, ये उस पूरी चीज़ का केस है। तो इससे पहले हमारे पास रिजर्वेशन का लैंडमार्क केस आता है, इंदिरा सोनी केस ऑफ 1992। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट है ये एससीज और एसटीज़ के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। हाउएवर 1992 में तब इट इज़ एप्लीकेबल ऑन ओबीसी के ऊपर ये अप्लाई होता है, लेकिन 1992 के अंदर इंदिरा सोनी जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो है ये एससीज और एसटीज़ पे अप्लाई नहीं होगा। लेकिन 2006 में जो एम नागराज केस होता है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट अपना जो स्टैंड था इसे रिवर्स कर देती है एंड दे से कि जो क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट है इसे भी एससी और एसटीज़ की जो रिजर्वेशन इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन होती है इस पे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ 1992 इंदिरा सोनी जजमेंट, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा टू एससीज एंड एसटीज़। लेकिन 2006 के अंदर एम नागराज केस में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है दैट दिस कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड टू एससीज एंड एसटीज़ when it comes to reservation in promotions। एंड इसी के साथ साथ इस केस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की गई थी विच वर बेसिकली एनेबलिंग द रिजर्वेशन ऑफ एससीज एंड एसटी कम्युनिटीज़ इन प्रमोशन, उन सब अमेंडमेंट्स को वैलिडेट किया गया। 77th, 81st, 82nd, 85th अमेंडमेंट्स, इन सब को वैलिडेट किया गया, लेकिन स्टेट्स को कुछ डायरेक्टिव्स दिए गए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एम नागराज केस के अंदर जो स्टेट्स को डायरेक्टिव्स दिए गए, पहली चीज़ ये थी कि जो स्टेट्स थे दे वर नॉट बाउंड टू मेक रिजर्वेशंस फॉर एससीज एंड एसटीज़ इन मैटर ऑफ प्रमोशंस। प्रमोशन को लेकर कि हाँ जी प्रमोशंस के केस के अंदर एससीज और एसटीज़ को अगर रिजर्वेशन देनी है तो ये स्टेट्स के ऊपर इस डिसीजन को बाउंड नहीं किया गया। अगर स्टेट चाहती है एससीज और एसटीज़ को प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन देना तो ये स्टेट का खुद का डिसीजन होगा। स्टेट्स वर नॉट बाउंडेड टू मेक रिजर्वेशन इन प्रमोशंस फॉर एससीज एंड एसटीज़। ना अगर कोई स्टेट चाहती है कि उनकी सर्विसेज के अंदर जो प्रमोशंस दी जाती हैं तो एससीज और एसटीज़ को रिजर्वेशन दी जाए, तो ऐसे केस में जो स्टेट है कहा गया कि उन्हें एक क्वान्टिफाइबल डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा बैकवर्ड क्लासेस का, और उनको ये शो करना होगा कि जो वो पर्टिकुलर क्लास है वो सर्विस के अंदर इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है। तो डाटा के अंदर जैसे ये शो हो जाए दैट पर्टिकुलर क्लास इज इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन दी सर्विसेज, तो उस केस के अंदर वो जो स्टेट है वो प्रमोशंस में एससीज और एसटीज़ को रिजर्वेशन देगी। और साथ ही में ये कहा गया कि जो स्टेट है उनकी जो रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है ये 50% की जो सीलिंग लिमिट है इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बाद 2018 के अंदर हमारे पास एक जजमेंट आती है जर्नैल सिंह वर्सेस एलन गुप्ता केस, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को चेंज कर देती है एंड सुप्रीम कोर्ट सेज कि ये जो क्वांटिफाइबल डाटा कलेक्ट करना जिसको पहले ज़रूरी कहा गया था, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। किसी भी एससी और एसटी कम्युनिटीज़ की बैकवर्डनेस को शो करने के लिए ये जो क्वांटिफाइबल डाटा आप शो करते हैं जिसके बाद इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन हुई है या नहीं हुई है, इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी।
उन्होंने कहा कि ये जो प्रमोशंस के अंदर जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। उन्होंने रीअफर्म किया अपना स्टैंड और उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट और किसी भी स्टेट को कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप प्रमोशंस के अंदर रिजर्वेशंस दें। ये स्टेट का खुद का डिसीजन होगा, खुद का डायरेक्टिव होगा, बिकॉज दिस इज नॉट वायलेटिंग एनी फंडामेंटल राइट. Reservation in promotion is not a fundamental right. This was said by Supreme Court in 2020. Now इस पूरे इशू को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपना व्यू दिया है, बार बार अपना स्टैंड पेश किया है. सबसे पहले तो ये दैट सेंट्रल गवर्नमेंट ये बिलीव करती है कि जो क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होना चाहिए टू द SC and ST's प्रमोशन. एंड क्योंकि जो क्रीमी लेयर है वो बैकवर्ड क्लासेस को डिप्राइव कर देती है टू टेक द बेनिफिट. एंड ऑल्सो बैकवर्डनेस को प्रूव करने की रिडेंसी की बात भी हो रही है. नाउ इट इज़ प्रिज्यूम दैट कि एक बार जो कम्युनिटीज़ प्रेसिडेंशियल लिस्ट के अंदर ऐड हो गई हैं अंडर आर्टिकल 341 एंड 342 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ प्रूविंग द बैकवर्डनेस ऑफ दोज SCs एंड STs ऑल ओवर अगैन. लेकिन ये जो लिस्ट है ये कोई और अमेंड नहीं कर सकता, इसे और कोई ऑल्टर नहीं कर सकता एक्सेप्ट फॉर पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 341 एंड 342. ये लिस्ट डिफाइन करती है कि वो कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं स्टेट और यूटीज़ के अंदर जिनको आप SCs और STs कंसिडर करेंगे. तो जो बैकवर्डनेस है उसको भी प्रूव दोबारा करने की ज़रूरत है. तो इस पूरे केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि दे विल नॉट ले डाउन एनी यार्डस्टिक. वो किसी भी तरह के डायरेक्टिव्स नहीं बनाएंगे टू डिटरमाइन द इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि जो पर्टिकुलर SCs और ST कम्युनिटीज़ हैं कि वो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड हैं. ये प्रूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी डायरेक्टिव्स नहीं बनाएगा. उन्होंने अगैन ये जो पूरी की पूरी जो पावर है इट हैज़ बीन गिवन टू स्टेट्स, कि ये स्टेट्स की डिस्क्रिप्शन पे होगा. अगर स्टेट्स को ये लगता है कि SCs और ST सर्विस के अंदर इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड हैं तो वो उनको प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन देंगे. इस पूरे इशू के अंदर जो M नागाराज केस के अंदर जो स्टेट्स को पावर दी गई थी उसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस इशू के अंदर कोई भी डायरेक्शंस, कोई भी यार्डस्टिक नहीं देगा. दिस इज एंटायरली ऑन द विल ऑफ द स्टेट. ना ये पूरा टॉपिक आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ऑल्सो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पता होने चाहिए जिसके तहत आप प्रमोशंस के अंदर रिजर्वेशन दे सकते हैं. तो सबसे पहले याद रखिएगा अंडर आर्टिकल 16 का जो क्लॉज 4 है इसके अंदर जो स्टेट है वो कोई भी प्रोविजन बना सकती है फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट इन द फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास. अगर स्टेट को लगता है कि जो बैकवर्ड क्लास है वो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंट हो रही है सर्विस के अंदर, तो उनके लिए रिजर्वेशन की जा सकती है ऑफ द पोस्ट और द अपॉइंटमेंट्स. तो सबसे बड़ा आर्टिकल यहाँ पे आता है आर्टिकल 16 जिसके अंदर क्लॉज 4 रिजर्वेशन का प्रोसीजर लेकर आता है. इसके बाद आता है आर्टिकल 16 4A. सब क्लॉज 4A जो है उसके अंदर जो स्टेट है वो प्रमोशंस के अंदर भी रिजर्वेशन लेकर आ सकता है अगर वही चीज़ सेम चीज़ अगर वो पर्टिकुलर क्लास, वो पर्टिकुलर कम्युनिटी सर्विसेज के अंदर इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है तो रिजर्वेशन इन द मैटर ऑफ प्रमोशंस भी की जा सकती है. तो अपॉइंटमेंट के टाइम पे जो रिजर्वेशन मिलती है दैट इज गवर्न्ड बाय आर्टिकल 16 क्लॉज 4. प्रमोशन के अंदर जो रिजर्वेशन मिलती है दैट इज डन बाय आर्टिकल 16 क्लॉज 4A. और इसे 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 के बाद इस क्लॉज को इंसर्ट किया गया था. देन वी ऑल्सो हैव आर्टिकल 16 4B क्लॉज भी ऐड किया गया. ये भी 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 के बाद इसे ऐड किया गया जिसमें कहा गया कि अगर कोई भी अनफिल्ड सीट्स रह जाती हैं फ्रॉम SC एंड ST कोटा तो इन सीट्स को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा टू द नेक्स्ट ईयर. तो जो कैरी फॉरवर्ड वाला जो रूल है ये 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 में आर्टिकल 4B के तहत ऐड किया गया. देन वी ऑल्सो हैव आर्टिकल 335.
335 आइडेंटिफाई ये बेसिकली रिकग्नाइज करता है कि जो एससीज और एसटीज हैं इनके क्लेम्स को कंसिडर करने के लिए, इनको एट पार लेके आने के लिए कोई भी स्पेशल मेजर्स किए जा सकते हैं। इसी को लेकर अगर हम 82nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट देखें 2000 का, तो उन्होंने आर्टिकल 335 के एंड में ये भी डाल दिया कि एससी और एसटीज कम्युनिटीज़ के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, उसके अंदर भी रिलैक्सेशन दी जाएगी ताकि इन कम्युनिटी को हम मेन स्ट्रीम के साथ एट पार लेकर आ सके। तो ये जो स्पेशल मेजर्स लिए जा सकते हैं, इन स्पेशल मेजर्स के तहत ही जो कम जो क्वालिफाइंग मार्क्स आते हैं, दैट इज अंडर आर्टिकल 335। तो इस पूरे इशू को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट क्या है, एम नागराज केस क्या है, ये पूरा इशू आपको क्लियर होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू रिजर्वेशन इन प्रमोशंस। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज अबाउट द फर्स्ट ब्रह्मोस एक्सपोर्ट ऑर्डर। ब्रह्मोस का पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर फिलीपींस के साथ हुआ है। नाउ फिलीपीन इज बेसिकली स्ट्रेंथनिंग इट्स डिफेंस, स्पेशली अगर हम जो साउथ चाइना सी वाला जो एरिया है वहाँ पे देखें तो इनका कॉन्फ्लिक्ट चाइना के साथ चल रहा है, जिसकी वजह से देखा जा रहा है कि ये जो मूव है दिस विल स्ट्रेंथन द डिफेंस ऑफ फिलीपींस। तो ये जो डील की गई है दिस इज डन फॉर शोर बेस्ड वेरिएंट ऑफ एंटी शिप मिसाइल सिस्टम। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे बेसिकली जो शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है उसे लेकर ये जो डील की गई है। सो ये जो फिलीपींस की जो डिफेंस कैपेसिटी है इसे बढ़ाएगा, स्पेशली जब चाइनीज़ एग्रेशन उस एरिया में काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, उस टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव है। रिसेंटली भी ये देखा गया, चाइना और फिलीपींस के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस एरिया के अंदर। जो चाइनीज़ कोस्ट गार्ड शिप्स थी उन्होंने फिलीपींस की जो सप्लाई बोट्स थी उसको ब्लॉक किया और उनके वाटर कैनन्स को यूज़ किया था, एंड जिसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा साउथ चाइना सी के अंदर ये जो इशू है फिलीपींस और चाइना के बीच में ये रेज हुआ। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है दैट यहाँ पे शोर बेस्ड एंटी शिप वेरिएंट ब्रह्मोस का फिलीपींस को दिया जाएगा, और ये जो डील है ये फाइनल हो चुकी है। फिलीपींस ऐसा पहला कंट्री बन चुका है जिसके साथ ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट ऑर्डर फाइनलाइज हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आज के न्यूज़पेपर में नियोकोव जो कोरोना वायरस है इसे डिस्कस किया गया। तो समझते हैं नियोकोव क्या है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो नियोकोव कोरोना वायरस है दिस इज़ मेनली फाउंड इन बैट्स, और ये कहा जा रहा है कि इन फ्यूचर दिस कैन बी थ्रेटफुल फॉर ह्यूमंस एज वेल। नाउ यहाँ से पहले कोरोना वायरस क्या है, बिकॉज नियोकोव को भी कोरोना वायरस कहा जा रहा है, तो पहले बेसिक साइंस समझते हैं। कोरोना वायरस बेसिकली एक बहुत बड़ी फैमिली है वायरसेस की, ऐसे वायरसेस विच इन्फेक्ट एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन। और इन कोरोना वायरस की फैमिली को 4 जेनराज में डिवाइड किया जाता है, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। ना ब्रॉडली अगर हम बात करें तो जो अल्फा और बीटा कोरोना वायरसेस होते हैं दे इन्फेक्ट मैमल्स लाइक बैट्स एंड ह्यूमंस, वेयरएज जो गामा और डेल्टा जॉनर जो आता है दे इन्फेक्ट मेनली द बर्ड्स। नाउ एनिमल्स स्पेशली अगर हम बैट्स की बात करें तो इनको कहा जाता है दैट दे आर बेसिकली द रेजर्वॉयर्स ऑफ कोरोना वायरस, और बहुत रेयरली स्पिल ओवर इवेंट होता है। तो ये जो वायरसेस हैं ये इन एनिमल्स के अंदर एज रेजर्वॉयर रहते हैं, लेकिन ये पॉसिबल है कि ये जो वायरसेस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं दे कैन जंप इनटू ह्यूमंस, और इस प्रोसेस को कहा जाता है जूनोटिक स्पिल ओवर। तो जब ऐसे वायरसेस जो कि एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं लेकिन इनकी इन्फेक्शन अगर ह्यूमंस में आ जाए तो इस प्रोसेस को कहा जाता है जूनोटिक स्पिल ओवर। सो येस, these coronaviruses can infect human and this can happen through zoonotic spillover. And even जो हमारा COVID-19 जो अभी चल रहा है इसे भी यही कहा गया है that it is result of zoonotic spillover only. एंड जो कोविड-19 पैंडमिक जो करंटली चल रहा है इसे हम SARS-CoV-2 भी बोल देते हैं ना। इसका फुल फॉर्म क्या है? इट इज़ सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ओके जी, and this is basically responsible for COVID-19 pandemic,
एंड ये जो वायरस है दिस बेसिकली बिलोंग्स टू बीटा जीनस, ये बीटा कोरोना वायरस की फैमिली में बिलोंग करता है। इनफैक्ट ये 7th टाइप ऑफ कोरोना वायरस है जिसने इन्फेक्ट किया है ह्यूमंस को, जिसकी वजह से सीरियस डिजीजेस भी हुई हैं ना। अगर हम बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझें कि जो वायरस है ये किस तरह ह्यूमंस को अफेक्ट करता है, तो इसके लिए हमारे पास साइंस में आता है रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। तो बेसिकली क्या है, जो कोरोना वायरस है वो स्पेशल जो रिसेप्टर्स हैं, जो होस्ट है उसके सेल्स के ऊपर जो स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं उसको लैच करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द की पार्ट ऑफ द वायरस ऑल्सो। जो वायरस है वो अपने की पार्ट को जो होस्ट है उसके रिसेप्टर के साथ बाउंड करता है, जिसे कहा जाता है रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। तो इस तरह से ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है। तो जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन्स जो कोरोना वायरस के होते हैं इनमें डिफरेंस होता है, और यही डिटरमाइन करता है कि किस तरह का होस्ट जो है वो रिसेप्टर के साथ अटैक करेगा जाकर, और किस तरह की इन्फेक्शन होगी। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दिस रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन ओनली। करंटली हमारे पास ऐसे 4 रिसेप्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है फॉर कोरोना वायरस। अगर हमारा जो प्रेजेंट पैंडमिक चल रहा है इट बेसिकली अफेक्ट्स द ACE2 रिसेप्टर, और जो मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस का है दैट यूज टू इन्फेक्ट DPP4। ये रिसेप्टर्स हैं जिनकी यहाँ पे बात हो रही है ना। ये जो पूरा का पूरा न्यूज़ आर्टिकल आज के पेपर में आया है दैट इज़ अबाउट नियो कोरोना वायरस, राइट। तो दिस इज़ बेसिकली अ बैट कोरोना वायरस। इसको पहली बार 2011 में आइडेंटिफाई किया गया था, और बैट्स में भी एक पर्टिकुलर स्पीशी है विच इज़ कॉल्ड एज न्यूरोमाइसिया। तो न्यूरोमाइसिया में इनको आइडेंटिफाई किया गया, जिसकी वजह से ये जो नेम है नियो, ये न्यूरोमाइसिया जो स्पीशीज़ है वहीं से डिराइव हुआ है, तो इट बिकम्स द नियो कोरोना वायरस। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अलॉय बैट्स, क्योंकि इनकी जो स्पीशीज़ है ये एफ्रो और जो मिलागैसी जो रीजन है वहाँ पे देखने के लिए मिलती है। एंड इस न्यूज़ आर्टिकल में मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की बात की गई। अगर हम नियो कोरोना वायरस को मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के अंदर जो कोरोना वायरस था उससे रिलेट करें, तो जीनोम सीक्वेंसिंग में इनकी 85% सिमिलैरिटी है। सो इट इज़ वेरी सिमिलर टू द मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। ना यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि इनहेरेंटली जो नियो कोरोना वायरस है इट कैन नॉट इंटरैक्ट विद ह्यूमन रिसेप्टर्स। ये ह्यूमन रिसेप्टर से इंटरैक्ट नहीं कर सकता, एंड जिसका मतलब ये है कि जो करंट जो फॉर्म है इस वायरस की ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। और यही हुआ है, अभी तक नियो कोरोना वायरस ने किसी भी ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं किया और किसी भी तरह की डेथ इससे नहीं हुई। नाउ व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, फिर इसको डिस्कस क्यों किया जा रहा है? वेल, जो स्टडी हैं, जो रिपोर्ट्स आई हैं, उन्होंने ये बताया है कि ऑल्दो द नियो कोरोना वायरस इज सिमिलर टू द मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी कोरोना वायरस, लेकिन इन दोनों के जो रिसेप्टर्स हैं वो डिफरेंट हैं। जो बैट कोरोना वायरस जो है, जो नियो कोरोना वायरस जो कि बैट्स के अंदर मिल रहा है, दैट यूज ACE2 रिसेप्टर को वो यूज़ करता है। लेकिन जिसकी वजह से ये न्यूज़ में आया है वो ये है कि अगर कोई आर्टिफिशियली स्पेसिफिक म्यूटेशंस की जाए नियो कोरोना वायरस के अंदर, देन दे कैन इंटरैक्ट विद द ह्यूमन ACE2 रिसेप्टर्स एज वेल। तो अगर टारगेट करके स्पेसिफिक म्यूटेशन की जाए नियो कोरोना वायरस के अंदर तो ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकता है। हाउएवर, ये जो म्यूटेशंस हैं ये नेचुरल सेटिंग्स में नहीं हुई हैं, इनको लैब्स के अंदर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से करके देखा गया है कि अगर स्पेसिफिकली इनका जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है अगर वहाँ पे म्यूटेशन हो जाती है तो जो नियो कोरोना वायरस है इट कैन इन्फेक्ट ह्यूमन एज वेल। तो बेसिकली ये जो हमारा प्रेजेंट जो पैंडेमिक चल रहा है, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ना तो ये पहला कोरोना वायरस था जिसने ह्यूमंस को इंट्रैक्ट किया, इससे पहले भी ऐसे आउटब्रेक्स हो चुके हैं, और क्योंकि ये जो न्यू स्टडीज़ आ रही हैं और ये शो कर रहा है कि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कोरोना वायरसेस के और अटैक्स और इन्फेक्शंस भी देखने के लिए मिले। सो दिस इज़ बेसिकली हाईलाइटिंग कि हमको फर्दर अडेप्टेशंस करनी चाहिए कोरोना वायरसेस जैसे
नियो कोरोना वायरस और भी कुछ वायरसेस हैं जो कि पोटेंशियल गेन कर सकते हैं टू इन्फेक्ट द ह्यूमंस। तो फिर बेसिकली किया जाए ताकि फ्यूचर में ऐसे आउटब्रेक्स ना हो। ये जो फैमिलीज़ हैं इन वायरसेस की, इनको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना ज़रूरी है टू चेक दी पोटेंशियल जोनोसिस एंड कंटिन्यूसली जो रिसर्च एफर्ट्स हैं उनको कंटिन्यू रखना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि जो कोरोना वायरसेस हैं ये किस तरह से कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर्स को यूज़ करते हैं। जीनोमिक सर्विलेंस बहुत ज़रूरी है ह्यूमन एज वेल एज एनिमल वायरसेस की, to understand the wide spectrum of viruses and especially to provide early warning। अगर लगता है कि potential spillover हो सकता है तो उसको लेकर early warnings पहले आनी चाहिए। After that, आज के न्यूज़पेपर में श्रीलंका का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इसे भी इसको लेकर भी न्यूज़ आर्टिकल आया। अगर मैं इसे सिंपल फैक्टर्स में अगर हम श्रीलंका का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इसे ब्रेक डाउन करें तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो श्रीलंका की टूरिज़्म इंडस्ट्री है ये काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रही है। फॉर श्रीलंका टूरिज़्म इंडस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम श्रीलंका की जीडीपी देखें तो उसका मोर देन 10% कौन कंट्रीब्यूट करता है, टूरिज़्म इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है, जिसकी वजह से श्रीलंका के अंदर फॉरेन एक्सचेंज आता है। ये बहुत अंडर परफॉर्म कर रही है, रीज़न बीइंग द कोरोना वायरस पैंडमिक। कोरोना वायरस के पैंडमिक की वजह से श्रीलंका की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है इट हैज़ बिन हिट हार्ड, जिसकी वजह से उनके जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हैं। 2019 में दे वर अराउंड 7.5 बिलियन यूएस डॉलर्स, लेकिन अब 2021-22 में इट हैज़ गॉन बिलो इवन 2.8 बिलियन डॉलर्स। तो सबसे पहली चीज़, इनका मेजर सेक्टर टूरिज्म सेक्टर इज अंडर परफॉर्मिंग बिकॉज ऑफ कोविड-19। साथ ही में श्रीलंका की जो करेंसी है वो डिप्रिशिएट कर रही है, क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज है वो आ नहीं रहा, फॉरेन एक्सचेंज ड्राई अप होता जा रहा है। तो जिसकी वजह से जो श्रीलंकन्स जो मनी आना था टू परचेज द फॉरेन एक्सचेंज वो यहाँ पे कम होता जा रहा है, क्योंकि श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट्स किए जाते हैं। तो इंपोर्ट्स के लिए आपको फॉरेन करेंसी देनी पड़ेगी, लेकिन कंट्री के अंदर फॉरेन करेंसी आ नहीं रही क्योंकि जो टूरिज्म सेक्टर है वो परफॉर्म कर नहीं रहा, जिसकी वजह से श्रीलंका के जो करेंसी है it has been depreciated by around even more than 8%। 8% से भी ज़्यादा श्रीलंका की जो करेंसी है वो डिप्रिशिएट हो चुकी है। एंड प्लस क्योंकि श्रीलंका हेविली इंपोर्ट्स पे डिपेंड करता है, इनकी जो बेसिक फूड सप्लाई है, शुगर, डेयरी, वीट, मेडिकल सप्लाईज, ये सब इंपोर्ट होती है। तो क्योंकि करेंसी डिप्रिशिएट हो गई, इस टाइम पे वहाँ पे इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो चुके हैं, एंड ऑल बिकॉज ऑफ दिस डिप्रिशिएशन ऑफ देयर करेंसी एज वेल। फॉरेन करेंसी का जो इनफ्लो है वो नहीं आ रहा है, जो मेजर सोर्सेज थे फॉरेन एक्सचेंज के, एक्सपोर्ट्स या फिर जो वर्क रेमिटेंसेस थे, वो सब इफ़ेक्ट हो चुके हैं। फॉरेन करेंसी आ नहीं रही, जिसकी वजह से इम्पोर्ट हो नहीं पा रहा, एंड जो प्राइसेस हैं जो कमोडिटीज़ के वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं, एंड ऑल्सो वहाँ पे फूड शॉर्टेज भी हो चुकी है। तो इस पूरे के पूरे ग्रिप के अंदर जो श्रीलंका है ये फंस चुका है, जिसके चलते हमने ये भी देखा that last week India is helping Sri Lanka a lot to come out of this economic crisis. Lastly, हमारी next news is from Honduras. Honduras के अंदर first women president Honduras को मिल चुका है। Xiomara Castro is the first women president of Honduras, and जिससे ये country की location important हो जाती है। याद रखिएगा, Honduras is part of Central American countries। हमारे पास नॉर्थ अमेरिका में एंड में ये कंट्रीज़ आते हैं जिनको सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ कहा जाता है, जिसके अंदर बिलाइज, ग्वाटेमाला, एल सैल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका एंड पनामा। सो ऑल दीज कंट्रीज, इनके नाम याद कर लीजिएगा, दे आर कॉल्ड एज सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज। बिलाइज, ग्वाटेमाला, एल सैल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। तो इन सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ में से हॉन्डुरस इज़ ए न्यूज़, इन्हें इनका फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट मिला है एज ज़ियोमारा कास्ट्रो।
तो पता होना चाहिए कि हॉन्डुरस की लोकेशन क्या है, इसे कौन कौन से कंट्रीज बॉर्डर कर रहे हैं. सो यू कैन क्लियरली सी इट इज़ बॉर्डर्ड बाय ग्वाटेमाला, एल सेल्वाडोर एंड निकारागुआ. सो 3 countries border Honduras: Guatemala, El Salvador and Nicaragua. So that is it for today's video. इस वीडियो लेक्चर में हमने आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है जो कि हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. आई होप you guys enjoyed this lecture. So that is all from my side. Thank you very much. Thanks for watching Dronacharya IAS YouTube channel. Thank you.